हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों ने थंबनेल देखकर तो देख ही लिया होगा, मैं क्लास 12th का ही म्यूज़िक प्रिपरेशन कराने वाला हूँ यूट्यूब पर। ये आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 भाग होंगे। सबसे पहले भाग में MCQ होंगे, 8 MCQ होंगे उसमें, ठीक है ना। और जो दूसरा भाग होगा उसमें 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और ऑप्शंस उसमें मतलब जो चॉइस दी जाती है वो पहले से प्रोवाइडेड होगी, ठीक है। और जो दूसरे के बाद तीसरे भाग में 2 प्रश्न आएंगे, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और इसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेड होता है जो हर साल आता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको। आइए चलते हैं हम अपनी पहली यूनिट पे, जिसमें पहला है अलंकार। इसका अर्थ देखते हैं। आभूषण जो सजावट के कार्य हेतु प्रयोग होते हैं। आभूषण जैसे कि आभूषण आप लोग पहनते हो अच्छा दिखने के लिए, वैसे ही ये जो होते हैं ना गायन वादन में उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, मतलब उनमें रुचि प्रदान करते हैं। अर्थ इसका है संगीत के स्वरों को क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं। गायन वादन क्रिया में अलंकारों का प्रयोग अपने गायन वादन को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जो मैंने आपको समझाया वही है, ठीक है। अलंकार में आरोह व अवरोह दोनों होती हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये आरोह अवरोह क्या होता है। आरोह जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में लगाना होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जो होते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा। और जो अवरोह होता है वो घटते हुए क्रम में, जैसे कि इसको उल्टा बोलना, सा रे गा मा पा मा सा रे गा मा, ऐसे मतलब उल्टा बोलना, ठीक है ना, आप लोग समझ जाओ। और जो लास्ट है अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। ये आपकी एक नंबर की डेफिनेशन आएगी, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऐसी 2 डेफिनेशन आपको याद करके ले आनी है और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला जो है आपका है कर्ण स्वर। अर्थ गायन वादन करते समय जब हम मूल स्वर के आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श मात्र करते हैं, वह स्पर्श किया गया स्वर ही कर्ण स्वर कहलाता है। इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, पूर्व लगन कर्ण, अनुलगन कर्ण। मूल स्वर से पहले प्रयोग किए जाने वाले जो वो कर्ण स्वर होते हैं उनको हम पूर्व लगन कर्ण बोलते हैं, और जो मूल स्वर के बाद प्रयोग किए जाने वाले जो स्वर होते हैं उनको हम अनुलगन कर्ण बोलते हैं। मूल स्वर में बाईं ओर लिखे जाता है, मतलब लेफ़्ट साइड लिखा जाता है बाईं ओर, ठीक है। और ये मूल स्वर में दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि राइट साइड। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मा पा, ये मतलब जो ये पा है इसके दाईं ओर लिखा, बाईं ओर लिखा हुआ है। और ये जो है जैसे कि इसमें जो है पा जो है उसके राइट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, देखो एक आपके लिए एक वो लेकर आया हूँ मैं, एक ट्रिक। कुछ नहीं, मूल स्वर के लेफ़्ट वाले पूर्व, जो लेफ़्ट में होते हैं वो पूर्व कहलाते हैं, और जो राइट वाले होते हैं उन्हें अनुलगन कहते हैं। इसको भी देख सकते हो आप, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये जो है ना, जिस ऐसे ऊपर लिखे जाते हैं ये, ठीक है। जैसे कि आपके पास सारे गामा पा दिए गए हैं, तो आप कोई भी वर्ड ले लेंगे ना उसमें से, जैसे कि माँ है, सा रे गा माँ। जो गा आ रहा है जो पहले आ रहा है, आप किसी भी एक वर्ड को ले सकते हैं, गा माँ, माँ को भी ले सकते हैं, गा को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो गा है उसको अगर आप पहले लिखेंगे ऊपर की साइड तो वो पूर्व लगन कहलाएगा, और अगर माँ को ही आप दूसरी साइड लेंगे यानी कि राइट साइड तो वो अनुलगन कर्ण कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है हमारा मीड। मीड का अर्थ होता है उस क्रिया को कहते हैं जिसमें एक स्वर को दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है, जैसे कि सा मा, ऐसे, ठीक है ना, मतलब अखंडित रूप से, वो आप समझ लो। 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोम मीड, विलोम मीड। अनुलोम मीड आरंभिक स्वर नीचा, आखिरी स्वर ऊंचा। विलोम मीड आरंभिक स्वर ऊंचा, आखिरी स्वर नीचा। भाई इसको याद कर लो, विलोम जो होता है ऊंचा नीचा, ठीक है, और अनुलोम जो होता है नीचा ऊंचा। स्टार्ट एंड एंड वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग वर्ड जो है ना, ये जो है सा रे गा मा, ये यहाँ से देख सकते हो आप। स्टार्टिंग वर्ड जो है ना वो नीचा है, और ये वाला जो माँ है ये ऊंचा है, देखो बाद में आ रहा है। तो ये नीचा ऊंचा वो वाला हो गया, तो ये अनुलोम मीड में आएगा, ठीक है। ये अनुलोम मीड का उदाहरण है।
तो आप ऐसे देख सकते हो सा रे गा मा पा धा, ऐसी प्रायोरिटी बढ़ती जाती है, इनका कद मतलब बढ़ते जाता है इनका, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा खटका। अर्थ होता है इसका 4 या 4 से अधिक स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहा जाता है। जिस स्वर पर खटका देना होता है उसे उसके आगे पीछे के स्वर का द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं और इसे कोष्ठक में बंद किया जाता है। जैसे कि आपको माँ पर खटका देना है तो माँ प ग म। अब इसको देख लो, ये आपसे समझ में आ जाएगा भाई, ये समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। जैसे कि सारे गामा पा धा नी सा होते हैं और हमें पा पर खटका देना है, तो पा पर खटका देना है तो हमें इसे लिखेंगे ध प म प, यानी कि आगे वाला और फिर जिस पर खटका दिया जाए और फिर पीछे वाला, यानी कि जैसे सारे गामा पा होते हैं, इसके आगे वाला कौन सा है? पा के आगे वाला है धा, तो हम धा को पहले लिखेंगे, फिर जिस पे दिया जा रहा है वो पा, फिर उसके पहले वाला लिखेंगे यानी कि माँ, और फिर जिसको दिया जा रहा है उस पर खटका, ठीक है। ऐसा होता है। जैसे कि रे पे देना है आपको, रे पर देना है तो इसके आगे वाला गा, रे, फिर सा, रे, ऐसा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मूर्की। अर्थ होता है इसका 3 स्वरों का द्रुत गति में उच्चारण करना मूर्की कहलाता है। जैसे प ग म रे नी सा, द्रुत गति यानी कि तेजी से, ठीक है। खटका और मूर्खी में केवल स्वरों की संख्या का अंतर होता है। मूर्खी का प्रमुख और अत्यधिक प्रयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में होता है, विशेषकर ठुमरी, गंजल होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका मुर्की। ये बेसिकली कुछ नहीं है भाई, ये मुर्की जो है खटका उसकी तरह ही होता है जो हमने पहले पीछे पढ़ा है खटका की तरह। इसमें 3 स्वर होते हैं, उसमें 4 होते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गमक। अधिक प्रयोग इसका किया जाता है ध्रुपद गायन में किया जाता है इसका अधिक प्रयोग। अर्थ क्या है इसका? गमक स्वरों को का एक ऐसा कंपन है जो चित्त को आनंदित करता है, या फिर स्वरों का अधिक रंजन बनाने के लिए उसमें उत्पन्न किए जाने वाला कंपन गमक कहलाता है। आप इसमें खाली ये याद रखो कंपन, ये आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। मतलब स्वरों का एक ऐसा कंपन जो चित्त को आनंदित कर देता है वही गमक कहलाता है, ठीक है। इसके 15 प्रकार होते हैं। आपको इन प्रकार में नहीं जाना क्योंकि इसकी खाली 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी, 2 नंबर की एक ये लिखनी होगी और एक और पीछे मैंने जो बताया उनमें से कोई एक। 2 नंबर का इनमें से पक्का आएगा, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन वगैरह आप याद कर लेना ध्यान से। और इसके 15 प्रकार होते हैं: तेरेप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वालित, त्रिभिन्न, कुरुल, आहत, अलल, सित, प्लावित, हुमफित, मुद्रित, नामित, मिश्रित। तो आपको भाई ये मेरे को नया याद हो रहा है, आप क्या याद करोगे? तो आप खाली इनको याद कर लेना, ठीक है ना। मतलब 4 या 5 याद कर लेना और बाद में आंसर के अपने आधी लिख के आप छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आपका थोड़ा है, बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 2 ऐसे आगे की डेफिनेशन दे दी जाएंगी आपको, वो 6 नंबर में लिखनी होंगी। इसके टाइप्स भी आपको लिखने होंगे 6 नंबर में अगर आया, और 1 नंबर में आया तो खाली आप डेफिनेशन छोड़ के इसके भेद दिख सकते हो। 3 भेद होते हैं, षडज, मध्यम और एक आगे, ठीक है ना। 3 भेद होते हैं। तो इसका अर्थ होता है 7 स्वरों का समूह को ग्राम कहते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, उनके व्यवस्थित स्वर को समूह को ग्राम कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है। पंडित अहोबल द्वारा निश्चित श्रुति अंत रोला पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में 3 भेद मिलते हैं। षडज, भाई इसको याद मत करो, अब ये जो पूरा मैंने लिखा है खाली ये याद रख लो। षड में 7 स्वर क्रमानुसार ये होते हैं 4 3 2 4 4 3 2 श्रुतियाँ के होते हैं। और आप एक बार इसको पढ़ लेना। षडजग्राम में सा प रे धा गा नी तथा सा मा परस्पर संवादी है। श्रुति और स्वर 4 3 2 4 4 3 2 सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे हम इसमें अरेंज करते हैं इस श्रुति पर, ठीक है। 22 तक होते हैं इसमें। और अगर इनमें से हम किसी भी स्वर का स्थान बदल देने से
इसे षड्ज ग्राम नहीं माना जाएगा। अगर हम इसमें से किसी का एक स्थान बदल दें, जैसे कि इसको यहाँ पे ला के रख दें 5 पे, तो भाई ये षड्ज ग्राम नहीं रहेगा था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में भी 7 स्वर होते हैं क्रमानुसार 4 3 2 4 3 4 2, ऐसे श्रुतियाँ बनाई होती हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे तो श्रुति पर 4 3 2 4 3 4 2 ऐसे लगाए जाते हैं। ये 20 तक होते हैं इसमें श्रुतियाँ, उन पे ऐसे दर्शाए जाते हैं। आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर 6 नंबर में ये आया। और अब आता है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम का दूसरा नाम निषाद ग्राम भी है। इसका दूसरा नाम निषाद ग्राम है। इसका प्रयोग गंधर्व लोक में होता है। समय का साथ ये विलुप्त हो गया है, मतलब समय के साथ साथ ये विलुप्त होते जा रहा है, अब तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गया है, ठीक है। तो इस ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियाँ तथा अन्य की 3-3 श्रुतियाँ होती हैं, यानी कि 1 3 3 3 3 3 ऐसा होता है, ठीक है। श्रुति आपकी ऐसे है और स्वर ऐसे हैं। 22 तक ही होंगे इसमें, पर 22 तक हम पहुंच नहीं पाएंगे इसमें। तो हमारा पहले पे आता है मी, फिर सा रे ग म प ध नी, ठीक है ना। और नी इसमें जो है पहले आ जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, और में नहीं आता है। नी का मतलब निषाद होता है, सा का मतलब सरल, रे का मतलब ऋषभ, गा का मतलब गंधार, मा का मतलब मध्यम, पा का मतलब पंचम, धा का मतलब धीवर। ये आपने 11th में पढ़े होंगे। तो इनकी ट्रिक क्या है? षड्ज ग्राम में 4 3 2 4 4 3 2 ये याद रखना है। मध्यम ग्राम में 4 3 2 4 3 4 2, और गंधार ग्राम में 1 4 1 3 3 3 3। और इसमें ये और लिख लेना है, नी पहले आएगा, नी के बाद सा रे और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मूर्छना। इसका अर्थ है, मूर्छना का शब्द मूर्छा धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना। इसका अर्थ है मतलब चमकना, ठीक है। ग्राम से ही मूर्छना बनती है। ग्राम के 7 स्वरों का आरोह अवरोह यानी असेंडिंग डिसेंडिंग करें तो मूर्छना की प्राप्ति होती है। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएँ बनती हैं। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएँ हमें मिलती हैं। पंडित सारंगदेव के अनुसार जिससे राग चमकते उभरते अथवा उत्पन्न होते हैं उसको मूर्छना कहते हैं। मूर्छना के 4 प्रकार होती हैं। पहली पूर्णा, षड़वा, औड़े, साधारणी। अगर आप इनको याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली ये लिख के आ सकते हैं, और जो मैंने ऊपर बताया है ये लिख के आ सकते हैं, ठीक है। 7 स्वरों से गाई जाती है, ये 6 स्वरों से गाई जाती है, ये 5 स्वरों से गाई जाती है। अंतर गंधार व को काकिली निषाद युक्त होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा आलाप। जब कलाकार अपनी कल्पना के माध्यम से राग के चलन के अनुसार राग में लगने वाले स्वर का विस्तार करके राग का स्वरूप स्पष्ट करता है, इसे ही आलाप कहते हैं। आलाप आकार में या नाम, तुम, तना, देर, ना, री आदि शब्दों में किया जाता है। इन शब्दों में आलाप का जो यूज़ है किया जाता है। जब गीत के शब्दों का प्रयोग करके आलाप किया जाता है उसे बोल आलाप कहते हैं। जब गीतों के स्वर का करके उसका प्रयोग किया जाता है आलाप का, तो उसे बोल आलाप कहते हैं। याद कर लेना इम्पोर्टेंट है। अगर 6 नंबर में आया तो ये आपको पूरा नंबर लिख के आना पड़ेगा। अगर 1 नंबर में आता है डेफिनेशन में खाली आप इतना लिख आएंगे, 1 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और जैसा मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगा कि 6 नंबर में एक प्रेडिक्टिव क्वेश्चन कौन सा होता है। तो सबसे प्रेडिक्टिव क्वेश्चन होता है ग्राम और तान की डेफिनेशन लिखने का। एक ग्राम को अगर 6 नंबर में आया तो एक ग्राम आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। तो तान, अब स्टार्ट करते हैं। अर्थ होता है तानना या विस्तार करना, किसी चीज़ को तानना या विस्तार करना, ठीक है। राग में लगने वाले स्वर समूह को विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करने को तान कहा जाता है। गीत के बोलों का प्रयोग करके जो तान गाई जाती है उसे बोल तान कहते हैं। मतलब गीत के बोलों का जो प्रयोग करके जो तान गाई जाती है उसे बोल तान कहते हैं। ये द्रुत लय में गाई जाती है। द्रुत लय में गाई जाती है यानी कि तानों के प्रकार। अब मैं आपको तानों के प्रकार भी बता रहा हूँ। आप खाली तानों के प्रकार याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इनको नहीं याद करवाते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनको लिख आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
शुद्ध या सपाट तान, जिस तान में स्वर का क्रम सीधा हो या आरोह अवरोह एक जैसा हो तो उसे शुद्ध सपाट तान कहते हैं। छूट तान, जब तार तार सप्तक के किसी स्वर में से तेजी से मध्य सा पर आते हैं तो उसे छूट तान कहते हैं। अलंकृत तान, इस तान में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकृत तान में वक्र तान, स्वरों का प्रयोग वक्र होता है यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। जबड़े की तान, स्वरों का प्रयोग जबड़े की सहायता से किया जाए तो उसे जबड़े की तान कहते हैं। फिरीक तान, स्वरों का प्रयोग चक्र के साथ होता है। दानेदार तान, हर स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। गमक तान, स्वरों का प्रयोग गमक के साथ होता है। अचरक तान, इसमें हर स्वर को रबार दो बार लिया जाता है, उसे अचरक तान कहते हैं। मैं भी भूल गया भाई। कूट तान, इसमें अलंकारिक शुद्ध तथा वक्र तानों का मिश्रण रहता है। नेक्स्ट है लड़ंत तान, इसमें 2 या 3 स्वरों का प्रयोग कई बार किया जाता है। गिटकरी तान, 2 स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक दूसरे के पीछे लगाते हैं। झटके की तान, ताल की लय दुगुन हो तथा बीच में एकदम से लय 4 गुना हो जाए तो उसे झटके की तान कहते हैं। मतलब एक साथ लय चेंज होने को झटके की तान कहते हैं। हलक की तान, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब तान गाई जाती है तो उसे हलक की तान कहते हैं। बोल की तान, गीत के बोलों का प्रयोग होता है तो उसे बोल की तान कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। करते हैं रागों का समय सिद्धांत। प्राचीन काल से ही रागों को एक निश्चित समय पर गाने का प्रचलन चलता आ रहा है और आधुनिक भारतीय संगीत में भी रागों को गाने का एक निश्चित समय माना गया है। विद्वानों ने रागों का समय अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग निश्चित किया है। मतलब जो रागों को गाने का समय जो होता है ना वो अलग अलग होता है ताकि उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाए, इस वजह से उनका समय अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले जो आते हैं हमारे पास कोमल रेत वाले राग। यह राग 4 से 7 के बीच में गाए जाते हैं, यानी कि सुबह भी 4 से 7 और शाम को भी 4 से 7। संधि प्रकाश राग प्रातःकालीन 4 से 7, वही जो मैंने बताया, सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7। राग पूर्वी, मारवा, भैरव आदि, इसमें ये वाले राग जो हैं गाए जाते हैं इस निश्चित समय पे। अब दूसरे चलते हैं शुद्ध रेधा वाले राग। इन्हें 7 से 10 प्रातः एंड साय में गाया जाता है, यानी कि इनको शाम के टाइम में गाया जाता है और सुबह भी गाया जाता है 7 से 10 के बीच में। वो कितने थे? 4 से 7 और ये 7 से 10। इसमें खमाज, कल्याण, बिलवाल आदि को गाया जाता है। कोमल गानी वाले राग 10 से 4 बजे तक के बीच में गाए जाते हैं ये आपके, और साय प्रातः 10 से 4 बजे तक ये वाले राग गाए जाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। तो एक ऐसे याद कर लो, 4 से 7 कोमल रेधा वाले राग, 7 से 10 शुद्ध रेधा वाले राग, 10 से 4 कोमल गानी वाले राग, ये आपका होता है। और ये थोड़ा सा रह जाता है आपका ये स्वर का अपराजित राग। तीव्र में प्रयोग वाले राग, तीव्र माँ प्रयोग वाले राग दिन के 12 से रात के 12 तक गाए जाते हैं वाले। शुद्ध माँ प्रयोग वाले राग रात के 12 से दिन के 12 तक। ऋतुओं के आधार पर राग से ऐसा माना गया है कि रागों को भिन्न भिन्न ऋतुओं में गाने से उनका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे बसंत ऋतु में बसंत या बहार राग, वर्षा ऋतु में मल्हार आदि राग अच्छे लगते हैं, मतलब उनके ऋतुओं के हिसाब से गाते हैं तो वो उनका अच्छा लगता है सुनने में। और इसमें 2 पार्ट हैं, पूर्वांगादिवाद, उत्तरांग राग वादी। सारेगामा पा धा नी सा, इसमें ये आते हैं दिन के 12 से रात के 12 तक, रात के 12 से दिन के 12 तक। ग्रंथ हैं वो हमको देखने हैं। पहला है संगीत रत्नाकर ग्रंथ है यह एक।
इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में पंडित सारंगदेव जी ने की थी। इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। 19 स्वर पंडित सारंगदेव जी ने बताए हैं। सीक्वेंस वाइज लर्न करने हैं, क्योंकि आपके पेपर में MCQ बन के आ सकता है कि 3rd अध्याय कौन सा है, 4th अध्याय कौन सा है, पहला अध्याय बताओ। तो सीक्वेंस वाइज इनको याद कर लेना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। पहला है स्वर अध्याय। इस अध्याय में नाद, श्रुति, जाति, ग्राम आदि का वर्णन किया गया है। 264 राग वर्णन किया गया है संगीत रत्नाकर में, और 30 ग्राम राग, 21 रागांक बताए गए हैं। ग्राम 3 बताए गए हैं, वर्ण 4 बताए गए हैं, प्रकार के बनाए हैं पंडित जी ने संगीत रत्नाकर में। और सेकंड है राग विवेकाध्याय। 3rd है प्रकीर्ण का अध्याय, या फिर प्रकीर्णा का अध्याय बोल सकते हैं आप इसको। गाय के गुण, इसमें गाय के गुणों के बारे में चर्चा की गई है। 4th है प्रबंधाध्याय। 5th है तालाध्याय। 6th है वाद्याध्याय। 7th है नर्तनाध्याय। नेक्स्ट है हमारा संगीत परिजात। इस ग्रंथ की रचना 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल जी ने की थी। 1650 ईस्वी को आप 17वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका फारसी में अनुवाद दीनानाथ जी द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ में 500 श्लोक हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 7 अध्याय हैं। स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अलंकार अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय, राग अध्याय, ये आपको याद कर लेने हैं। और ये एक मेन चीज़ है, 122 रागों का वर्णन किया गया है संगीत परिजात में, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कुछ जीवन परिचय। हमको कुछ लोगों के याद करने हैं। बेसिकली 3 हैं इसमें। तो सबसे पहला है हमारा फैज़ खां। जीवन परिचय। फैज़ खां का जन्म 1886 ईस्वी में आगरा रंगीला घराने के नाम से विख्यात ध्रुपद गायकों के परिवार में हुआ था। इनके जन्म से लगभग 3 माह पूर्व ही इनके पिता सफदर हुसैन खां का निधन हो गया था। तत्पश्चात इनके नाना ने ही इनका पालन पोषण किया था और इन्हें संगीत की शिक्षा भी दी थी। अतः गुलाम अब्बास खां इनके नाना इनके प्रथम गुरु थे। 1950 बड़ौदा गुजरात में मृत्यु हो गई इनकी। संगीत में योगदान क्या था इनका? फैज़ खां की गायकी में ध्रुपद और ख्याल दोनों ही शैलियों का अद्भुत समावेश था। यह टटपा, ठुमरी, कव्वाली तथा गज़ल आदि गायनों शैलियों के कुशल कलाकार थे। आलाप में नोम तोम लेना, बोल ताने लेकर सम पकड़ना इनकी विशेषता थी। छोटी छोटी और दानेदार तानों में स्वर तथा कर्ण स्वर स्पष्ट सुनाई देते थे। इनका नाम प्रेमप्रिया था। इस नाम से उन्होंने लगभग 250 वंशों की रचना की। 1911 में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि से सम्मानित किया गया मुसैद दरबार में। नेक्स्ट हमको जीवन परिचय देखना है बड़े गुलाम अली खां का। इनका जन्म 2 अप्रैल वर्ष 1902 लाहौर के निकट कसूर नामक स्थान पाकिस्तान में हुआ था। पिता अली बख्श खां परिवार संगीतज्ञ का। शिक्षा इनकी चाचा काले खां, बाबा शिंदे खां से ली इन्होंने शिक्षा। अंतिम समय में इन्हें लकवे की बीमारी हो गई। 25 अप्रैल 1968 में इनकी मृत्यु हैदराबाद में हो गई। यहाँ पे कई बार 23 अप्रैल भी लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, आपको ये याद रखना है बेसिकली। संगीत में इनका योगदान क्या था ये देखते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में पटियाला घराने के गायक थे। इन्होंने अपनी सुरीली व ज़ोरदार आवाज़ से ठुमरी को नई अंदाज में डाला। उनकी इस शैली को ठुमरी के पंजाब अंग के रूप में जाना जाता है। खां साहब ने सबरंग नाम से अनगिनत बंदिशों की रचना की। इनको 1962 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। इनकी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है हमारा कृष्णराव शंकर पंडित जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 26 जुलाई 1893 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता शंकर राव
पंडित एक संगीतकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के साथ साथ नमू खां और निसार हुसैन खां के द्वारा ही गई। इन्हें टप्पा, ख्याल, तराना और लयकारी रागों आदि की शिक्षा दी गई थी। ये अपने अंतिम समय तक संगीत साधना में लीन रहे तथा इनकी वर्ष 1989 में ग्वालियर में मृत्यु हो गई। संगीत में इनका क्या क्या योगदान था ये देख लेते हैं। कृष्णराव शंकर पंडित को ग्वालियर घराने के प्रमुख गायकों में से एक माना जाता है। शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। ये ख्याल और तराना आदि शैलियों की गायकी करते थे। 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1973 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार दो है ये म्यूजिक की, तो आप लोग देखते रहिए। इसमें देखने वाले हैं जगताल, इसके आपको याद कर लेनी है। इसमें 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 2 मात्रा होती हैं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं होती हैं, तीसरे विभाग में 2 मात्राएं होती हैं और चौथे विभाग में 3 मात्रा होती हैं। कुल 10 मात्रा होती हैं, ये आपको याद करना है। और इसकी ढा, दुगुन, तिगुन, चौगुन याद करनी है आपको। ढा इसकी कुछ इस तरह है: धीना, दीधीना, तीना, तीतीना। इसका मतलब है पहली ताली, इसका मतलब दूसरी ताली, इसका मतलब होता है खाली और इसका मतलब होता है तीसरी ताली। जपताल की पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, छठी मात्रा और आठवीं मात्रा पर ताली दी जाती है। दुगुन में आप वैसे याद कर सकते हो, इसका ये धा लिया और इसका ना लगाया। फिर इसमें धीरे कैसे याद करोगे, आगे वाला ऐड कर दिया। फिर ऐसे ही आगे वाले ऐड करके आप लोग बना सकते हो इनको। तो ऐसे ही और आगे हैं, जैसे कि ये धीना है, इसको धीना और इसका धा ले लो, एक एक ऐड करते जाके आप इनको ऐसे बना सकते हो और एक बार देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रूपक ताल। इसमें 7 मात्राओं की ताल है। इसकी पहली मात्रा पर कुछ विद्वानों खाली या तथा ताली मानते हैं। 2, 3, 4, 6 ताली, इन मात्राओं पर मतलब ताली मारी जाती है। 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 2। और ये कुछ इस तरह है: ढा, ती, तीना, धीना, धीना। पहली मात्रा पर खाली या ताली, चौथी पर ताली, फिर छठी पर ताली। दुगुन है तीती, नाधी, नाधी, नाती, तीना, धीना, धीना। इसका भी ऐसे ही है ताली। त्रिगुण है तीतीना, धीधीना, नातीती, ना धीना, धीना ती, तीना धी, ना धीना। और इसकी चौगुन कुछ इस प्रकार है: तीती नाधी, नाधी धीनाती, तीना धीना, नीति धीना तीती, नाधी धीना धी, नाती तीना, धीना धीना। और इनको लगाना ऐसे ज़रूरी है, इसके नीचे लेटी हुई मात्रा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट हो जाएंगे। कुछ मार्क्स मिलेंगे, कट हो जाएंगे। धमार ताल नेक्स्ट है हमारा। इसमें 14 मात्राओं की ताल है। इसमें 4 विभाग होते हैं। पहले में 5 मात्राएं, दूसरी में 2 मात्राएं, तीसरी में 3 मात्रा, चौथी में 4 मात्रा होती हैं। 8 मात्राओं पर खाली होता है। धमार गायन के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये खुले बोलों की तान है। ये ताल पखावज पर बजाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, MCQ में आ सकता है आप लोगों को। इसका ये कुछ इस प्रकार है: ढा इसके घर, का धी ता, ट धी ट, ध अ, इसका मतलब होता है आ। धा, ग ती टा, ती ट ता आ। खाली पहली मात्रा, दूसरी ताली, तीसरी खाली और ये फिर ताली 11 पर, 8 पर खाली, छठी पर दूसरी ताली, पहली पर ताली। दोगुन कधी, तटी, धा, आग, तट, तट, ताड़, कधी, दीटा, धम, धा, न। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो। इन दोनों को ज्वाइंट करा, फिर आगे के 2 ज्वाइंट करके दूसरा बन गया, फिर और आगे के 2 ज्वाइंट करके बन गया, और आगे की ज्वाइंट करके फिर और आगे। जैसे ये खत्म हो जाए, जैसे है ता आ, फिर दोबारा से यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर देना है कधी, फिर ट ध, ऐसे करके ये आपको बनानी है पूरी त्रिगुण और चौगुन। चौगुन कुछ इस प्रकार है, आप एक बार नजर मार लीजिए, याद कर लेना इसको भाई। इसका 6 नंबर का टॉपिक बनता है इसमें से। नेक्स्ट है हमारा तानपुरा।
तानपुरे को भारतीय संगीत का आधार कहा जाता है। तो याद करना है भाई, ये नंबर ये पक्का आएगा, ठीक है ना, 2 नंबर में। ऐसा माना जाता है कि तानपुरे का आविष्कार प्राचीन काल में तंबुरो नामक गंधर्व ने किया था। यह गाय संगीत का प्रमुख वाद्य है। इसकी तारों को बजाने से सभी स्वर प्राप्त होते हैं। ये आपका तंबू वो है तानपुरा, इसको याद कर लेना। इसके ऊपरी भाग को कहते हैं खूंटिया। ये जो होता है इसको तरघन, इसको अटी, इसको डांड, इसको तार, इसको गुन, इसको पलिया, तुम्बा, बज, बिज, सूत, कील, मनका, तबला, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है। इसमें 4 तार होते हैं, पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थी। पहले पर पा मंदर का पा होता है, सा मंदर का सा। पीतल का होता है लोहे लोहे पीतल, जोड़ी की तार कहते हैं इसको। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही। राग भैरव, ढाट होते इसमें भैरव, जाति संपूर्ण संपूर्ण, स्वर रेधा कोमल शुद्ध बाकी, वादी स्वर धा, संवादी रे, इम्पोर्टेंट है भाई स्वर जो है। गायन समय प्रातःकाल 4 से 7, प्रातःकाल में गाया जाता है 4 से 7। संप्रकृति राग कलिंगर, आरो सारे ग म पा धा नी सा, रे और धा पर आएगी कोमल वाली जो है लेटी मात्रा नीचे। अवरोह में सा नी घ पा मा गा रे सा, पकड़ ग म ध ध प म प ग म रे सा। विशेषताएं हैं इसकी, कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली है, यह प्रातःकालीन में संधि प्रकाश राग है। इसके आरोह में कभी कभी पंचम को वर्जित कर देते हैं। यह गंभीर प्रकृति पर का राग है। अवरोह में अधिकतर माँ का वक्र प्रयोग होता है। इसके अवरोह में रे तथा ध सदैव आंदोलित रहते हैं। यह अपने धाट का आश्रय राग है। इसमें ध्रुपद, धमार, बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, तरान आदि गाए बजाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप सभी लोगों का राग बागेश्वरी, धाट काफ़ी, जाति अड़ैव संपूर्ण, स्वर नी ग कोमल बाकी शुद्ध, वादी स्वर म, संवादी स्वर सा। याद रख लेना म सा, ये वादी मतलब जो पहली प्रायोरिटी पे, संवादी यानी कि सेकंड प्रायोरिटी पे। वर्जित स्वर आरोह में रे पा। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। संप्राकृतिक राग रागेश्वरी, आरोह नीसा ग प म ध नीसा, अवरोह सा नी ग प म ग रे सा, पकड़ धा नी सा म ग प ध नी ध म प ध ग रे सा। विशेषताएं हैं इसकी, कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। इस राग में सा म ध म की संगति प्रमुख है। इसका स्वर विस्तार तीनों सप्तकों में होता है। इस राग के अवरोह में पंचम वक्र रूप से प्रयोग होता है। इसके आरोह में रे और प वर्जित होने के कारण इसकी जाति अड़य संपूर्ण है। ये आपको याद रखने हैं। ये आपका 2 नंबर्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका राग मालकोस, धाट भैरवी, जाति अड़य वड़य, स्वर ग ध नी कोमल बाकी शुद्ध होते हैं। वादी स्वर म, संवादी स्वर सा, वर्जित स्वर रे पा। गायन समय रात्रि का तीसरा पहर। संप्राकृतिक राग चंद्रकोश, आरोह सा ग म ध नी सा, अवरोह सा नी ध म ग सा, पकड़ ध नी सा म ग सा। विशेषताएं, इस राग का चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होता है। इस राग में नि शुद्ध कर देने से यह चंद्रकोश राग बन जाता है। इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। इस राग में प्राकृतिक शांति है। इसमें बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना आदि गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन मन कह सकता है।
आप किसको सुनना पसंद करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मन से भी लिख के आ सकते हैं किसी के बारे में, और अगर इसको लिख के आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। 6 नंबर का टॉपिक है ये, 6 नंबर का है भाई, 6 नंबर का है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्क कर दिया है मैंने। ख्याल और तराना गायक, इसमें आप अपने पसंदीदा गायक का भी परिचय दे सकते हैं। कौशिक चक्रवर्ती एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1980 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अपनी गायकी की शुरुआत बचपन में ही की थी इन्होंने अपने पिता पंडित अजय चक्रवर्ती से अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं, और उनके बारे में लिखना है जो अभी प्रेजेंट में मतलब अलाइव हैं, जो डेड नहीं हुए हैं, उनके बारे में आपको ये लिखना है, ठीक है। उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर है और उनकी गायकी में लयकारी और राग विस्तार की खासियत है। उनकी गायकी में एक अनोखा अंदाज और तालमेल होता है जो सुनने वालों को बेहद प्रभावित करता है। उनकी गायकी में एक अलग ही चमक और गहराई होती है जो उन्हें खास बनाती है। उनकी गायकी में सहज और सौंदर्य दोनों ही समान रूप से प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपने गायन में संगीत प्रेमियों के दिल का श्रेय है। कौशिक जी ने कई अवार्ड्स जैसे BBC म्यूज़िक और पद्मश्री जैसे उपाधियां प्राप्त की हैं। ठुमरी पसंदीदा इनका राग है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक और बचा है इसमें ही, ये भी आपका 6 मार्क्स में टॉपिक आ सकता है, 6 मार्क्स का है। राग भैरव तराना स्वरलिपि स्थाई अंतरा तनन तनन देर देरे दाना दानी दानी धना तोम सिदना दानी तनन तरारे तानी अंतरा ना दिरे दानी दौम धिर दानी तना दरा दानी दिर दिर दम दन दिर दम देरे देरे ना ता दिम दिम तनन तिर तिर तन तेरे ना। ये आपको याद करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राग भैरव कुछ इस प्रकार है, आप इसको याद कर लीजिए। और इसमें कितने विभाग होते हैं, जो ये होता है इसको विभाग कहते हैं, और ये जो होती हैं ये मात्रा होती हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार। और आगे अंतरा, ये भी आपको उसी में याद करना है। राग भैरव तराना स्वरलिपि में ये आपको याद करना है, ठीक है। अब आता है राग भैरव धमार स्वरलिपि धमार तान। इसमें भी 4 विभाग होते हैं, 14 मात्रा होती हैं। पहली पर एक पहली, 6वीं पर दूसरी ताली, 11वीं पर तीसरी ताली, 8वीं खाली। 4 विभाग होते हैं। ऐसे करके आपको ये स्थाई और अंतरा इसके याद कर लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार गा के सुना देता हूँ। ग म ग प फ व गु गुन, और ये लास्ट वाला दिखा देता हूँ एक बार अंतरा का। स ध म प ग म रे रे सा धे र अ स खे अ स्य अ म। ठीक है भाई, इसी के साथ आपका पूरा म्यूज़िक कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।